कहानी है 19 दिसंबर 1978 की। इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। देर शाम लोकसभा अध्यक्ष केशड़ हेगड़े में स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। सीबीआई अधिकारी एनके सिंह संसद भवन पहुंचे और तत्काल इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी विशेषाधिकार हनन के आरोप में हुई थी। अगले दिन यानी 20 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस के एक विमान ने लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद दो युवक अपनी सीट से उठे और अटेंडेंट से बोले, हमें पायलट से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अटेंडेंट ने कॉकपिट खोलकर पायलट से जैसे ही कुछ पूछना चाहा, दोनों युवक जबरन अंदर घुस गए। एक युवक के हाथ में पिस्टल थी और दूसरे के हाथ में गोला। दोनों युवक ने पायलट से प्लेन को काठमांडू ले जाने के लिए कहा, पर पायलट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ देर की बहस के बाद पायलट प्लेन को वाराणसी लैंड करने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने ऐलान किया, प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। दोनों युवक नारा लगा रहे थे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करो। प्लेन में उस वक्त 132 यात्री थे। ज़्यादातर सहम गए। जैसे ही प्लेन ने वाराणसी में लैंड किया, मीडिया में आग की तरह खबर फैल गई। तब यूपी के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव चीफ सेक्रेटरी और आईजी फौरन एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथ में नकली बंदूक थी और यात्री जिसे गोला समझ रहे थे वह क्रिकेट बॉल थी। एक युवक का नाम भोला पांडे, दूसरे का नाम देवेंद्र नाथ पांडे था। बाद में दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला और विधायक भी बने। 26 साल बाद 18 मई 2004 की बात है। लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया। इधर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जब समर्थकों को पता चला कि सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो वे प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच एक कांग्रेसी नेता कार के ऊपर चढ़ गया, अपनी कनपटी पर पिस्टल सटाकर कहने लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो वह गोली मारकर खुद को खुदकुशी कर लेगा। इस नेता का नाम गंगाचरण राजपूत था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ये दोनों किस्से बताते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार का कितना हद तक वर्चस्व था। आज का हमारा जो प्रश्न है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी। 1960 के दशक की बात है। कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे मीडिया ने सिंडिकेट का नाम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही सिंडिकेट के नेता दबी जुबान से चर्चा करने लगते थे कि नेहरू के बाद कौन। इसी बीच 27 मार्च 1964 को नेहरू का निधन हो गया। अगले ही दिन सिंडिकेट के मेंबर और कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज नए पीएम की तलाश में जुड़ गए। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिया घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं, तब बम्बई प्रांत में पूर्व मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। नेहरू के बाद सीनियरिटी में उनका नंबर ही था, लेकिन सिंडिकेट के नेताओं को लगता था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बने तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी पीएम पद की दावेदार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। चूँकि इंदिरा भी मोरारजी देसाई को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम आगे बढ़ाया। 2 जून 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री का नाम प्रस्ताव किया गया। ना चाहते हुए भी मोरारजी देसाई को सहमति जतानी पड़ी। शास्त्री ने पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही इंदिरा गांधी के साथ उनके अनबन की खबरें आने लगी। इंदिरा शास्त्री को बिना बताए बड़े फैसले लेने लगी। 11 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में शास्त्री का निधन हो गया। एक बार फिर कांग्रेस में प्रधानमंत्री तलाशने की कवायद शुरू हो गई। मोरारजी ने फिर से दावेदारी पेश की। तब सिंडिकेट की पसंद के कामराज थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश, मैं देश को एकजुट कैसे करूंगा। तब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। सिंडिकेट की नज़र में इंदिरा कमज़ोर नेता थी, सदन में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। सिंडिकेट को फिर से लगा कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनते ही तो पूरी पार्टी पर उनका दबदबा हो जाएगा, जबकि इंदिरा उनकी मदद के बिना सरकार नहीं चला पाएंगी। 19 जनवरी 1966 को
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सीपीपी की बैठक में इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 159 सांसदों के वोट मिले। इस तरह इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की निजी डॉक्टर रहे डॉक्टर केपी माथुर अपनी किताब द अनसीन इंदिरा गांधी में लिखते हैं, पीएम बनने के 1-2 साल बाद तब इंदिरा बहुत तनाव में रहीं। वो उन कार्यक्रमों से असहमत महसूस करती थी जहां उन्हें बोलना होता था। इस नर्वसनेस की वजह से उनका पेट गड़बड़ हो जाता था, सिर में दर्द होने लगता था। इंदिरा की इस असहजता का विपक्ष मजाक उड़ाया करता था। राम मनोहर लोहिया ने तो इंदिरा को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। इसके बाद इंदिरा ने अपनी रणनीति बदली और सीधे ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलना शुरू कर दिया। देश में अलग अलग जगहों पर गई। इंदिरा गांधी की इस रणनीति से सिंडिकेट खुश नहीं था। 1967 में चुनाव हुआ। कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन के कामराज, के.बी. सहाय जैसे कई कद्दावर नेता हार गए। तब कांग्रेस को 283 सीटें मिली, जो 1952 में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे कम थी। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी के हाथ में सत्ता फिसल गई। मार्च 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। हालांकि मोरारजी को इंदिरा की लीडरशिप में काम करना अकड़ता था। वक्त के साथ दोनों के बीच मतभेद भी शुरू हो गया। 16 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस पर सिंडिकेट खासा नाराज हुआ। पार्टी के भीतर इंदिरा के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। इसी साल जाकिर हुसैन के निधन के बाद सिंडिकेट ग्रुप तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहता था, लेकिन इंदिरा की पसंद वीवी गिरी थे। इंदिरा के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। इधर इंदिरा के कहने पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। संजीव रेड्डी के लिए कामराज और कांग्रेस अध्यक्ष निजली गप्पा जैसे बड़े नेता प्रचार में जुड़े थे। इंदिरा गांधी आधे अधूरे मन से मीडिया में जा तो रही थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वोटिंग के एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने रेड्डी के पक्ष में मतदान के लिए व्हिप जारी की। इंदिरा गांधी ने सांसदों और विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील कर दी। सिंडिकेट के उम्मीदवार रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। बस यहीं से सिंडिकेट ने इंदिरा को हटाने का मन बना लिया। 12 नवंबर 1969 पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे एनिवर्सरी से 2 दिन पहले की बात है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बैठक बुलाई। 3 घंटे की मीटिंग के बाद 21 में से 11 सदस्यों की सहमति से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने कमेटी का फैसला नहीं माना और अगले दिन एक बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष निजगिलिप्पा कामराज और मोरारजी देसाई के बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस टूट गई। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस रिक्विजिट सिस्टम याचक यानी कांग्रेस आर बनाया और दूसरा धड़ा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कांग्रेस ओ हो गया। इंदिरा की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन लेफ्ट और डीएमके की मदद से उनकी सत्ता बरकरार रही। दिसंबर 1970 में इंदिरा ने लोकसभा भंग कर दी। फरवरी 1971 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ओ ने जनसंघ, एसएसपी, पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल के साथ मिलकर गठबंधन बनाया। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव में उतरी। उस चुनाव में इंदिरा ने नारा दिया, वह कहते हैं इंदिरा हटाओ और मेरा मकसद है गरीबी हटाओ। लग रहा है कि पार्टी टूट के बाद इंदिरा कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। इंदिरा की कांग्रेस को 352 सीटें मिली और कांग्रेस ओ 16 सीटों में सिमट गई। 5 साल के भीतर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 1971 में इंदिरा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने के लिए अगले साल यानी 1972 में लगभग सभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 12 जून 1975 करप्शन के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा सदस्य रद्द कर दी। 6 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद 25 जून को इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाने की सलाह इंदिरा को उनके बेटे संजय गांधी ने दी थी। तब संजय का कांग्रेस में
अच्छा खासा दबदबा हो गया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा एक आर्टिकल में लिखते हैं, 1975 में इंदिरा ने संजय गांधी को राजनीति वारिस बनाया। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी एक फैमिली फर्म बन गई। पार्टी पर गांधी परिवार हावी हो गया। पत्रकार वीर सावंती के दिए गए इंटरव्यू में पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने बताया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती हैं। सुबह 10 से 11 बजे मैं वहां पहुंचा, तब तक प्रधानमंत्री दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। मैं जब बाहर आने लगा तो सामने संजय गांधी दिखे। उन दिन उनका मूड खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल में इंदिरा गांधी की स्पीच टेलीकास्ट नहीं की गई थी। संजय ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूँ ऐसा ही चलेगा। आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका रखिए। मैं आपकी माँ का मंत्री हूँ, आपका नहीं। इस घटना के बाद गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया। 1970 में कांग्रेस ओ जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। 1978 में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई बन गई। 1984 में चुनाव आयोग ने इंदिरा की पार्टी को असली कांग्रेस के तौर पर मान्यता दी और 1996 में इंदिरा गांधी नेशनल कांग्रेस रूप से जानी जाने लगी। 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत एक विमान हादसे में हो गई। 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा के निधन के बाद कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा जैसे कई नेता प्रधानमंत्री में मजबूत दावेदार थे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस गांधी परिवार के ही हिस्से आई। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली। राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। केंद्र में साथ साथ कांग्रेस के साथ यूपी भी फिसल गया। उसके बाद कांग्रेस को कभी लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिली। यूपी में भी कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हो पाई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई। तब केंद्र में समाजवादी जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन सोनिया गांधी उस वक्त राजनीति से दूर थी। राहुल गांधी 21 साल के और प्रियंका 19 साल की थी। पूर्व विदेश मंत्री नटराज सिंह अपनी किताब वन लाइफ एनफ में लिखते हैं, राजीव की हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम बनने की दौड़ में सोनिया गांधी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार और माधवराम सिंधिया जैसे नेता थे, लेकिन सोनिया ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 104 सीटें जीत पाई। कई पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे थे। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी से कहा कि सीतारमण केसरी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इसके बाद केसरी को अध्यक्ष पद से हटाने की राजनीति बनने लगी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किवदई बताते हैं कि 1998 में आम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। सीताराम केसरी किसी भी राज्य, यहाँ तक कि खुद के बिहार में प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि सोनिया गांधी 130 सभाएं की। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी गंवा दी। अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता हार गए। तब कांग्रेस को 182 सीटें मिली, लेकिन हार का ठिकरा सोनिया गांधी के वफादारों ने केसरी के ऊपर फोड़ दिया। 14 मार्च 1998 को सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। प्रणब मुखर्जी ने केसरी की सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी को नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया। इतना सुनते ही केसरी गुस्से में मीडिया छोड़कर चले गए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, लेकिन 2004 में यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला। सोनिया का पीएम बनना लगभग तय था। तब विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया हुआ था। सुषमा स्वराज ने तो तब यह भी कह दिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो अपना सिर मुड़वा लेंगी। बीजेपी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल भी विदेशी बहू का मुद्दा उठा रहे थे। आखिरकार गांधी परिवार को अपनी लीगेसी से समझौता करना पड़ा और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस की इंटरनल पावर गांधी परिवार के पास ही रही। 2009 के चुनाव में भी सरकार का चेहरा मनमोहन सिंह थे, लेकिन पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास थी। 2014 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को महज 46 सीटें मिली, आज़ादी के बाद सबसे कम। इस हार के बाद कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि तब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी और राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट। 2017 के अंत में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई।
उन्हें 56 सीटें ही मिली। राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए। 12 और 5 केंद्र शामिल प्रदेश कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। लगातार 2 बड़ी हार के बाद कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि कांग्रेस को जिंदा रहना है तो गांधी परिवार को लीडरशिप से अलग करना पड़ेगा। जुलाई 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में कयास लगने लगे कि कोई गैर गांधी परिवार का कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया गांधी को आंतरिक अध्यक्ष बना दिया गया। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। करीब 24 साल बाद कोई और गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष बना। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद को काफ़ी रिवायत किया। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। इस चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही खंगड़े थे, लेकिन पार्टी का चेहरा राहुल गांधी थे। आज़ादी के बाद 17 लोकसभा चुनाव हुए। इसमें से 15 चुनाव में कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष या पीएम रहे हैं। 10 चुनाव में पार्टियों को जीत मिली और 5 में हार। और गांधी परिवार के अध्यक्ष यानी कि पीएम रहने कांग्रेसी सिर्फ 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ी और दोनों चुनाव में पार्टी को हार मिली। आज़ादी के बाद 44 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से रहा, जबकि 18 साल तक गैर गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष रहा। कांग्रेस अब 23 बार टूटी है। इसमें से 20 बार गांधी परिवार के अध्यक्ष यानी कि पीएम रहे हैं। अब तक की कांग्रेस में 5 प्रधानमंत्री बने, जिसमें से 3 गांधी परिवार से रहे हैं। करीब 38 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी गांधी परिवार पर कब्जा रहा। हर गांधी अगले गांधी के लिए रास्ता बनाता गया। आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी को सिफारिश की थी। उनके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू बेटी इंदिरा गांधी को राजनीति में लेकर आए और उन्हें 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। इंदिरा गांधी ने अपने संजय गांधी को अपना राजनीतिक वारिस बनाया और फिर संजय के निधन के बाद राजनीति गांधी परिवार में आई। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद राजीव प्रधानमंत्री बने और अगले ही साल पार्टी की कमान भी उनके हाथों में ले ली। राजीव की मौत के बाद कुछ सालों के लिए सत्ता और पार्टी की कमान गांधी परिवार से दूर रही, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद राहुल के लिए रास्ता बनाया। अब राहुल गांधी ही पार्टी का चेहरा है। साथ ही प्रियंका गांधी भी बड़े फैसले और कार्यक्रम में शामिल रहती हैं। कांग्रेस में आज़ादी से पहले से ही नेहरू गांधी परिवार की अहम भूमिका रही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा तीनों आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो और जेल गए। आज़ादी के बाद 3 प्रधानमंत्री गांधी परिवार से हुए। देश को आगे ले जाने और कई बड़ी योजनाओं से नेहरू गांधी परिवार का नाम जुड़ा रहा। इसके अलावा इंदिरा और राजीव की शहादत भी हुई, जिसका जिक्र अक्सर सोनिया गांधी और राहुल करते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा एक आर्टिकल में लिखते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार ही है जिसकी अपील देश भर में सुनी जाती है। गांधी परिवार नहीं रही तो कांग्रेस बिखर जाएगा। नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और झगड़ों के लिए पार्टी तोड़ देते हैं। कांग्रेस के नेताओं को अभी भी यकीन है कि कैसे नेहरू और इंदिरा ने कमबैक किया, वैसे ही राहुल गांधी कमबैक करेंगे और पार्टी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का हर फैसला 10 जनपद से ही होता है। शायद गांधी परिवार या उनके करीबियों का ही पार्टी में फंड कंट्रोल है, इसलिए लगातार हार के बाद भी कांग्रेस में गांधी परिवार अनफेद ने बना हुआ है। कांग्रेस कई बार टूटी है, लेकिन असली कांग्रेस हमेशा गांधी परिवार के पास ही रही है। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया एयरलाइंस के साथ चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव से पहले राहुल गांधी ने देश में 2 बार भारत यात्रा निकाली है। चुनाव में पार्टी का चेहरा भी राहुल गांधी ही हैं। हर बड़े फैसले में उनकी भूमिका अहम होती है। कांग्रेस के सोशल मीडिया का चेहरा राहुल गांधी ही हैं। कांग्रेस की वेबसाइट पर भी राहुल गांधी का चेहरा है। इतना ही नहीं, विपक्ष में निशाने पर राहुल गांधी ही हैं। ये चुनाव गांधी परिवार के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर इस बार कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ी तो यह एक बार फिर से गांधी परिवार पर सवाल उठाने लगेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।